नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता भी अपनी सीट नहीं बचा सके। केजरीवाल सीएम थे तो सिसोदिया शिक्षा मंत्री, और वे बिजली, पानी और शिक्षा के मुद्दे पर ही मैदान में थे। खैर, ये तो रही बड़े नेताओं की बात, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार की वजह क्या रही? दरअसल केजरीवाल के खिलाफ मोदी खुद चेहरा बने। जहां पीएम मोदी चेहरा बनते हैं तो वहां जीत पक्की होती है। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म किया और पूरी दिल्ली एनसीआर में बीजेपी का पहली बार शासन आया है। और इस चुनाव में बीजेपी ने कई मास्टर स्ट्रोक खेले। प्रवेश वर्मा को अघोषित रूप से सीएम चेहरा बनाया, केजरीवाल से भी ज्यादा पैसे देने का ऐलान, तो केजरीवाल ने यमुना पर माफी मांगी, तो वहीं बीजेपी ने मुद्दे को लपक लिया। बीजेपी ने ऐसे कई मास्टर स्ट्रोक खेले जिससे आपको पूरी तरह से साफ करके रख दिया और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार लाकर खड़ी कर दी। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर, जिस तरह से दिल्ली में उलटफेर हुआ है, वजह क्या रही, चर्चा करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। और चलिए, बेहद अहम है क्योंकि सबकी नजरें दिल्ली के परिणामों को लेकर थी कि क्या आता है, क्या वाकई में एग्जिट पोल जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं, क्या बीजेपी की वैसी बम्पर जीत होगी, और वो साबित भी हुआ, यानी वही परिणाम यहां पर सामने आए। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमनी जी। मिथिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा में शामिल हुए डॉक्टर हेमंत गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक है। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मिथिलेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि इससे पहले भी जब वोटिंग हुई या उसके बाद हम कहें कि चर्चा का दौर जारी रहा कि आखिर परिणाम क्या हो सकते हैं। आपने कहा था 42 से 48 सीटें दिल्ली में बीजेपी की आ रही हैं, बहुमत आ रहा है, रुझानों में भी बीजेपी आगे थे, लेकिन बीच में बहुत कुछ ऊपर नीचे नजर आया और ऐसा लगा कि क्या एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ी वजह बीजेपी की इस जीत की क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ बड़े संतों ने कहा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। तो जो बड़े बोल बोले कि मोदी इस जन्म में नहीं जीत पाएंगे, दिल्ली जीतने की हसरत इस जन्म में पूरी नहीं होगी, कहीं न कहीं वो भारी पड़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको शिक्षा के लिए चुना था, आपने शिक्षा से शराब पे आ गए और शराब से शीश महल पर आ गए। तो ये जो 3 सह आए वो शनिवार के दिन आपको ले डूबे। तो ये 3 सह कहीं न कहीं बहुत भारी पड़े केजरीवाल को। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिस मुद्दों पर आप राजनीति करना चाहते थे, आपका जन्म हुआ था अन्ना के आंदोलन से, और हिंदुस्तान के नौजवानों ने, कई आईआईटीएन ने अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी को इसलिए चुना कि यह तीसरा विकल्प बन सकती है। राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है, लेकिन कहीं न कहीं जब आपकी आय 40 गुना बढ़ गई, जब आप शीश महल में 8 प्लॉटों को तोड़कर, जब कोरोना की मार थी दुनिया में, आप शीश महल में 45 करोड़ रुपए लगा देते हैं, तो वो जो आम था वो खास बन गया। बिल्कुल। और जब आम खास बन जाता है, वीआईपी बन जाता है, तो आम आदमी उसका साथ छोड़ देता है। और जिस तरीके से शराब के मामले में जो जेल गए, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे खुद केजरीवाल हो, तीनों हार गए। और वो जो आतिशी है वो भी मामूली वोटों से जीती। अब सबसे बड़ी लड़ाई इसमें शुरू होने वाली है कि एलओपी कौन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन। जिस अंदाज में आतिशी को उम्मीद है और जिस अंदाज में गोपाल सहाय है, तो कहीं न कहीं ये इंपॉर्टेंट होगा। और एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया कांग्रेस ने। भले कांग्रेस की हैट्रिक लग गई हार की, लगातार 3 बार 0 लिया ही, लेकिन एक काम किया उन्होंने कि 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बड़ा डेंट पहुंचाया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा कि कांग्रेस जो भी कांग्रेस का हाथ पकड़ेगा उसका बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस उनके मुद्दे चुराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग गई है। और दिल्ली में भी यही हुआ कि वो मात खा गए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यमुना कैसे साफ होती है। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना को मां कहा और संस्कृत के श्लोकों से यमुना नदी की महत्ता बताई, लेकिन कैसे यमुना साफ होगी, क्योंकि भारत की आम जनता को जागरूक करना पड़ेगा और प्रशासनिक ढांचे को सजग करना पड़ेगा। गंगा के लिए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी से हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन आज भी गंगा पूरी पवित्र नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं आम आदमी और प्रशासन जो नदियों को, चाहे शिप्रा नदी हो, चाहे नर्मदा नदी हो, पूरे देश की नदियों के लिए एक जागरूक अभियान मोदी जी को चलाना पड़ेगा, तब जाके यमुना पवित्र होगी। एक और पाप लगा, जननी जन्म भूमिश्च, जो जननी जन्मभूमि जिस हरियाणा में जन्मे
उसके लिए आरोप लगाया अपनी अपनी जन्मभूमि पे कि वहां से जहरीला पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। आप अपनी जन्मभूमि पर जब आरोप लगाते हैं तो मालिक भी साथ छोड़ देता है। तो केजरीवाल के साथ यानी ये हुआ। अपने को बचाने के लिए जो हथकंडे अपना सकते थे वो अरविंद केजरीवाल ने अपनाया, लेकिन जनता पर असर नहीं कर पाया, दिल्ली के वोटर्स पर असर नहीं कर पाया। राम सिंह सांखला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर है AI पॉलिटिक्स के। राम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बेहद अहम है, जब भी चुनाव होता है या इस तरह के परिणाम आने होते हैं, सर्वे भी होता है। राम सिंह जी, दिल्ली चुनाव को लेकर, उनके परिणामों को लेकर भी आपने यही इशारा किया था, क्या कहेंगे इन परिणामों पर आज जब हर किसी की नजर इसी पर थी और एग्जिट पोल को नकारने वाले भी अब इसे सही मान रहे हैं क्योंकि परिणाम वही आए? मैं बात करता हूँ 5 तारीख के शाम का, इसी स्टूडियो के अंदर हमने अपना एग्जिट पोल दिया था और एग्जिट पोल में हमने ये कहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। हालांकि वो कुछ सीटों का अंतर जरूर रहा है, लेकिन हमने जिस सर्वे की जो आंकलन था वो लगभग उसी की ओर गया था। इसमें ये विशेषता थी कि सर्वे एजेंसियों पे जो पहले सवाल उठते थे, एग्जिट पोल पे सवाल उठते थे, इसके बाद जैसे सवाल उठे तो एग्जिट पोल की बनाने वाली कंपनियों ने भी थोड़ा स्ट्रिक्टली काम किया, डेटा का ठीक से विश्लेषण किया और उसी का परिणाम रहा कि दिल्ली में लगभग जितनी भी सर्वे एजेंसियां रही उनका एग्जिट पोल सटीक गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल्स पर, इन सर्वे पर एक बार फिर से वापस विश्वास कायम हो रहा है, क्योंकि बीच में कई परिणाम इतने उलटफेर हुए, एग्जिट पोल के इतर आए, जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि एग्जिट पोल तो ऐसे ही होते, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि अब वो विश्वास वापस लौट रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर मैं हमारी बात करें, हम AI पॉलिटिक्स हैं और हमारा जो सर्वे होता है वो AI के माध्यम से हुआ। शायद ये हिंदुस्तान में पहली ऐसी कोई कंपनी होगी जो जिसने AI के बेस पे सर्वे करते हैं। हमने जब सर्वे किया उसके अंदर 21 तारीख का हमारा पहला एक रिपोर्ट आई, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे थे। हमने इसको और ज्यादा डीप कोशिश की, फिर भी रिजल्ट वही रहा, अंतिम परिणाम भी वही रहा। तो जो सर्वे का जो पैटर्न है वो बदल रहा है कि आप नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नई चीजों को जोड़ रहे हैं, जो पुराने पैटर्न सर्वे के रहे हैं उनको चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लोगों का भरोसा और बढ़ेगा इस पर। ठीक है, डॉक्टर हेमंत गोयल जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, ये जो परिणाम आए, जो आंकड़े हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि बहुमत बीजेपी का आता है 48 सीटों के साथ, आम आदमी पार्टी हाफ हो जाती है और कांग्रेस साफ हो जाती है। ये जो आंकड़े आए, और सबसे बड़ी वजह आप आम आदमी पार्टी की हार की या खुद केजरीवाल की हार की क्या मानते हैं? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट थे या ये एक बहुत ही हल्के में इस चुनाव को लिया कि लगातार हम जीत रहे हैं और सरकार तो हम ही बना रहे हैं? देखिए श्वेता जी, अरविंद केजरीवाल झूठ, पाखंड, घमंड, भ्रष्टाचार, घपले और घोटाले का पर्याय बन चुके थे। ऐसे आरोप बीजेपी लगातार इन पर लगाती रही थी, लेकिन आज दिल्ली की जनता ने जो जनादेश जो दिया, जो बहुमत आज जो दिया है, 2/3 बहुमत बीजेपी को दिया है, उन सब आरोपों पर आज उन्होंने मोहर लगा दी जनता ने और ये पुष्टि कर दी। देखिए, असल में था क्या कि जिस तरह का घमंड इनका बोलता था, जिस तरह का ये कहते थे कि साहब मैंने 2 बार CM की कुर्सी को लात मार दी, जिस तरह की भाषा का उपयोग घमंड के रूप में करते थे, तो आप मान के चलिए कि क्या आप दिल्ली की जनता का अपमान नहीं कर रहे हैं? आप CM की कुर्सी को लात मारने वाले हो गए। जिस दिल्ली की जनता ने आपको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, आप उसके लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और फिर जिस तरह का झूठ और पाखंड का सहारा लिया, आज अन्ना हजारे के आंदोलन से ये निकले, अन्ना हजारे गुरु जो उनके गुरु थे उनको उन्होंने ठेंगा दिखाया। कुमार विश्वास की बात करें, प्रशांत भूषण की बात करें, योगेंद्र यादव की बात करें, तमाम जो इनके सहयोगी थे उन सबको इन्होंने ठेंगा दिखाया। और जिस तरह से दिल्ली की जनता ने इनको दिल्ली का CM बनाने की बात की, लेकिन इन्होंने बनारस में जाके प्रधानमंत्री को चुनौती दे डाली। जिस तरह से आज जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शॉर्टकट का सर्किट आउट हो गया, क्योंकि ये आप एक इस तरह से कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, बिना कोई काम किए, बिना कोई मेहनत किए, और वो एक किसी भी तरह से धन कमाना चाहता है। उस तरह के हाल अरविंद केजरीवाल बनना, तो जनता ने खूब विश्वास दिया, खूब इनको लाड़ प्यार दिया, लेकिन 3 बात ये जो 2020 में इन्होंने प्रचार में वायदे किए चुनाव से पहले, वो ये पूरा नहीं कर पाए। वो इन्होंने अपनी गलती मान ली कि भाई मैं यमुना नदी की सफाई नहीं करवा पाया, मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोप की सड़कों जैसा नहीं बना पाया, मैं घर घर पेयजल की सप्लाई नहीं करवा पाया। तो जिस तरह से इनको ये झूठ की और पाखंड की राजनीति करते रहे, उसका अंत आज हो चुका है। और एक और ट्रेंड आपको मैं बता दूं कि नई दिल्ली सीट से जिस भी पार्टी का उम्मीदवार जीतता है, वहां पर उसी पार्टी की सरकार
दिल्ली में बनती है। और दूसरा एक ट्रेंड और है कि जिसकी एमसीडी होती है जिस पार्टी की, उस पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं होती। आज वो दोनों ट्रेंड भी आज कायम रहे। तो जिस तरह से हम बात करें कि इन्होंने प्रदूषण से हर आम आदमी, खास आदमी, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सब लोग परेशान थे। और एक चर्चा वहां पर चल पड़ी कि जब मुख्यमंत्री बने तो अरविंद केजरीवाल खांसते थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। तो शराब गली गली में इन्होंने शराब खोल दी, हर आदमी परेशान था। शराब की लत जिस तरह से इन्होंने लगा दी, उससे महिलाएं परेशान थी। और जिन महिलाओं को ये अपना कोर वोटर मानते थे, उन महिलाओं ने इन पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि देखिए, पंजाब में इन्होंने चुनाव से पहले वायदा किया कि महिलाओं को हम 1000 रुपए उनके खातों में डालेंगे, लेकिन वो आज तक उस वायदे को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन इसके विपरीत महाराष्ट्र में बीजेपी ने पैसा डाला महिलाओं के खाते में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसा डाला। तो जिस तरह से मोदी ने गारंटी दी, मोदी खुद चुनाव में उतरे और उनका कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, तो उनको ये विश्वास हुआ कि अगर सत्ता में बीजेपी आई तो 25 रुपए वोटरों को झूठ फरेब की राजनीति वो करते हैं, क्योंकि जितने वादे किए कोई पूरा नहीं किया। और इसके बाद जब उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि हम दिल्ली में ये नहीं कर पाए, तो ये मुद्दा भी खास बना बीजेपी के लिए। बिल्कुल खास बना। ठीक है, बिल्कुल। संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, बेहद अहम है। देखिए, बीजेपी की जीत होती है, 27 साल का वनवास यहां पर खत्म होता है। कांग्रेस फिर से खाता नहीं खोल पाती है, लेकिन उसने कुछ सीटों को लेकर कोशिश जरूर यहां पर की। और आम आदमी पार्टी जो कि सिर्फ 22 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। ये आज की अगर हम बात करें, क्योंकि जब भी परिणाम आते, कांग्रेस का जो सबसे पहले सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन पर उठता है, ईवीएम पर उठता है। आज ऐसा कोई सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया, बल्कि शून्य यानी खाता नहीं खुलने पर भी खुशी ही नजर आ रही थी, सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ, सत्ता से वो गई। क्या गठबंधन ना करना एक बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी के लिए रहा? क्योंकि अगर इन 70 सीटों की बात करें, करीब 10 ऐसी सीटें थी जिसमें सीधे तौर पर असर हुआ है। अगर गठबंधन होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। पार्टी को और राजनीति में हार जीत करती है। देखो, की जनता ने 3 बार और 3 बार ही अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मुझे लगता है अब की जो टाइम था, अब की जो बारी थी, वो बीजेपी की। तो बीजेपी को एक अच्छा के रूप में, लेकिन हार की कई वजह है। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था, उसने वापसी करने की, मैंने आपके साथ कुछ डेटा शेयर भी किया था। काफी सीटें ऐसी रही जो कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। और हम लोग बार ये चीज बताई थी कि अगर कांग्रेस अच्छा करेगी या वोट बैंक को तोड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी को उसका खर्चा पड़ेगा। और उसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी बहुमत से दूर हो। ठीक है संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कुछ टेक्निकल इशू है, क्योंकि आप दिल्ली से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। वापस आपका रुख करेंगे। मिथिलेश जी, कांग्रेस की भूमिका इन दिल्ली चुनाव के परिणामों को लेकर कितनी मजबूत आपको नजर आई? भले खाता नहीं खोल पाई, भले ही हैट्रिक शून्य को लेकर लगा दी कांग्रेस ने, लेकिन भूमिका क्या रही? देखिए, आपने जो हरियाणा में उनके साथ चीटिंग की, उनको लगता है कि हरियाणा में हम भले राज में नहीं थे, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर अपना धर्म निभाती, राजधर्म, तो ये परिणाम हरियाणा में हमारे नहीं आते। और ठीक है, जब से राहुल गांधी जी ने कमान संभाली है, 3 लोकसभा चुनाव हार गए, तमाम विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन का, क्योंकि आपने देखा कि इंडी के गठबंधन के तमाम दलों ने, चाहे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राजस्थान से हनुमान बेनीवाल तक को ले गए, वो जाट वोट जीत मिल जाए, लेकिन हुआ ये कि आम आदमी पार्टी जाट बहुल सीटों पर भी हार गई। तो कुल मिलाकर जो लब्बो लबाब है कि बीजेपी के पास राजस्थान के कई लोगों का बहुत अहम योगदान रहा, क्योंकि मिनी भारत जो कहा है उसमें राजस्थानियों का भी बड़ा अहम योगदान है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अपने आप को गिरिराज धरन के भक्त बताते हैं, वो हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा जीतते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र जीतते हैं,
और जो ही उन्होंने दिल्ली की धरा पर पैर रखा तो वो जहां जहां प्रचार करने गए, चाहे रेखा गुप्ता हो, चाहे खुराना हो, चाहे त्रिलोक चंद गुप्ता हो, कई सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। और मैं कहूंगा कि जहां जहां भजनलाल गए वहां वहां बीजेपी निहाल हुई। तो कहीं न कहीं ये जो मैं कहूंगा एक उससे मैसेज गया कि एक आम कार्यकर्ता, जो आज प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में भी कहा कि विकसित भारत के लिए 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आना होगा, तो कहीं न कहीं भजनलाल को सीएम बनाकर दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र लेकर गए तो उससे आम आदमी को लगा, आम बीजेपी के कार्यकर्ता में मैसेज गया कि ये ऐसी पार्टी है जिसमें कभी भी लॉटरी लग सकती है। एक भजनलाल का मैसेज सारे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए काम कर गया। और जो दिल्ली में नेक टू नेक हॉकी खेलती थी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस बीजेपी का इतना नेटवर्क नहीं था, वो कहीं न कहीं रिचार्ज करने में भजनलाल का भी अहम योगदान रहा कि जब भजनलाल सीएम बन सकते हैं तो हम भी सीएम बन सकते हैं। हेमंत गोयल जी, कांग्रेस शून्य पर रही लेकिन ना नाराजगी व्यक्त की, ना किसी पर सवाल उठाए कांग्रेस ने। क्या लगता है आपको भविष्य के मद्देनजर, क्या आम आदमी पार्टी के इजहार या दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने के बाद कांग्रेस भविष्य में मजबूत होगी? क्योंकि कहा जा रहा था कि स्ट्रैटेजी कांग्रेस की थी कि एक बार आम आदमी पार्टी को हटा जाए और इसके बाद अगला चुनाव जो दिल्ली का हो वो आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो। देखिए, दिल्ली में एक बहुत रोचक बात ये देखने को मिली कि बीजेपी तो आप पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए आतुर थी वो तो 27 साल का अपना सूखा हरे में बदलने को प्रयासरत थी, लेकिन कांग्रेस भी उतनी ही आतुर थी कि कैसे भी हम, उनको पता था कि हमारी सीट एक आधी आने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव इतना सीरियसली लड़ा, इतना अच्छा गेम उन्होंने खेला, इतने अच्छे उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, भले ही वो सभी लोग जब्त करा चुके, लेकिन फिर भी वो आतुर दिखी। एक तो इसकी वजह ये रही कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एनडीए गठबंधन के जो राहुल गांधी नेतृत्व करते हैं उसकी लीडरशिप पर, नेतृत्व पर जो सवाल खड़ा करते थे, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव के साथ या ममता बनर्जी के साथ, उससे लेकर भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग नाराज थे। दूसरा, उनका अगला पंजाब चुनाव को देखकर भी उनके मन में ये बात है कि कहीं अगर यहां पर सत्ता से बाहर होते हैं तो पंजाब में भी इनके पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और पंजाब में हम कहीं फाइट में आ सकते हैं। हालांकि दिल्ली को अगर लेकर वो इस तरह की बात सोचते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल वही मोंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होगा, क्योंकि आज एक भी सीट उनके पास नहीं है 3 बार से। अगर वो इस तरह से बीजेपी के रहते हुए वो अगर आपके सामने फाइट में आने की सोचते हैं तो ये उनकी मुगालता होगी। लेकिन आज शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, भले ही उनको 4000 वोट मिले, लेकिन वो आज उनकी आत्मा प्रसन्न होगी कि जिस तरह से इसी सीट से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को पराजित किया, आज वो पराजय अरविंद केजरीवाल को मिल गई। तो इस तरह से ये चुनाव इस तरह से घूमा है। ठीक है, राम सिंह जी, एआई पॉलिटिक्स, ये जो सर्वे है इसको जरूर समझना चाहेंगे। आपने कहा कि अपने आप में आपकी एजेंसी ऐसी जिसने एआई सर्वे किया, दिल्ली के चुनाव को लेकर, इनके परिणामों को लेकर जो सर्वे था वो कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग दिल्ली का इसलिए था, हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं वो डेटा जो लोगों के इंटरनेट पे घूमते हैं उसको एनालाइज करता है, इसको समझता है वो किस उनका माइंडसेट है। दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे देश के लोग रहते हैं, कुछ लोग वहाँ के वोटर भी नहीं होते हैं, वो बाहर के वोटर होते हैं। उन सबको वो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और उसको एक एक चीज़ को आपको सीट बाय सीट देखना होता है कि किस सीट पे कौन सा ग्राफ ज़्यादा है। जैसे मैं एक बात करूँ, मुस्तफाबाद एक सीट थी, ये मुस्लिम बाहुल सीट है जहाँ से एमआईएम भी लड़ी और कांग्रेस ने भी लड़ा और आम आदमी, लेकिन कभी आज तक बीजेपी वो सीट नहीं जीती, वो सीट बीजेपी ने जीती थी। तो उस चीज़ को हमने ट्रेंड कल नाइट में रिजल्ट से पहले जब हमने इसको ट्रेंड चेक किया तो हमने इसको एक मैसेज किया कि ये सीट बीजेपी जीतेगी। तो ये नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम जब सर्वे जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार भी हुआ। पिछले कई हरियाणा के अंदर भी हमारा ऐसा आउटपुट था, लेकिन उस समय किसी ने माना नहीं कि बीजेपी इतनी सीटें लेके आएगी। हमने उसका ट्वीट किया था लेकिन माना नहीं गया, लेकिन बाद में रिजल्ट में वो बदला था। तो जो नए सर्वे आ रहे हैं, जैसे आज बहुत सारी एजेंसियों ने भी अपने अंदर में कुछ चेंजेस किए हैं और उसी का परिणाम है कि आज लोगों को एग्जिट पोल के प्रति भरोसा भी बन रहा है। बिल्कुल, भरोसा वापस जाग रहा है, वापस भरोसा कर सकेंगे जब एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट रिजल्ट के तौर पर नजर आते हैं। मिथिलेश जी, एक अहम बात यह भी कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हुई, वो दिल्ली को बांध के रख नहीं सकी और उसके बाद दूसरे राज्यों में भी पैर पसारने लगी। जब पंजाब में सरकार बन गई तो उसके बाद और ज्यादा कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आ गया। क्या वाकई में ये वजह भी एक हार की आम आदमी पार्टी की बन सकती है? दूसरा अहम सवाल ये भी कि आम आदमी पार्टी के अब जो परिणाम आए हैं उसके अस्तित्व और उसके भविष्य को लेकर क्या नजर आता है? देखिए, केजरीवाल IRS अफसर रहे हैं तो वो डाटा एनालिसिस करके अपने मैसेज को कन्वे करने में मास्टर थे। उन्हें लगा कि झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठ चबेना,
ये खेल खेल के हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, और कांग्रेस वो राष्ट्रीय पार्टी बन भी गए। गुजरात में भी वो 5 सीटें जीते, गोवा में भी जीते, नो डाउट, राजस्थान में भी चुनाव लड़े, भले उनकी सब जगह जमानत जब्त हो गई। तो कहीं न कहीं उनका सपना बड़ा था, और पहली बार में भी वो बनारस नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने इसीलिए गए थे, उनको पता था जीतना हारना नहीं है। वो चाह रहे थे कि मैं जो विपक्ष का बड़ा चेहरा बन जाऊं, और कांग्रेस इस चीज को पूरी तरह भांप चुकी कि हमें न ममता से खतरा है, न मुलायम जी के बेटे से खतरा है। अगर सबसे बड़ा खतरा है तो कालनेमी केजरीवाल से है, जो रंग बदलने में कालनेमी से भी तेजी से रंग बदलता है। और उस खतरे को भांपते हुए कांग्रेस ने उनका इलाज किया। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब दिल्ली से हारने के बाद अब केजरीवाल की बातें कौन सुनेगा। सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी पार्टी में अब उनको राष्ट्रीय संयोजक के पद पे भी रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में उगते सूरज को पानी देने का रिवाज है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तो कोई पानी नहीं देता, अर्घ नहीं देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस दिल्ली में पूरे भारत को, वो दिल्ली पे कब्जा रखने से उनको एक मैसेज था कि मैं पूरे दिल्ली के, पूरे देश में मेरी पार्टी का मैसेज जा रहा है, हर राज्य का आदमी आता है। तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी ने वो सपना तोड़ दिया केजरीवाल का, जो उन्होंने दंभ में, घमंड में, और कहीं न कहीं दिल्ली के दिल में मोदी की गारंटी काम कर गई। और ये इंपॉर्टेंट जीत है बीजेपी के लिए, चाहे 8 मोदी की गारंटी का 8 असर अक्टूबर हो, 23 नवंबर और 8 जी। फरवरी हो, 3 बार ये स्पीच देने आए हैं मोदी जी। और तीनों बार की स्पीच में आज का जो स्पीच था उसमें उन्होंने एनडीए का नाम लिया, चंद्रबाबू नायडू की तारीफ की, नीतीश कुमार की तारीफ की, जो ये बताता है कि हमारे साथ रहने वालों को हम इतनी इज्जत देते हैं। तो ये नया चेंजेस आज देखने को मिला। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, सवाल मेरा भी उस वक्त यही था क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्या वाकई में गठबंधन अगर रहता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो तस्वीर कुछ अलग होती, या स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता और उसका ही असर कहीं ना कहीं इन परिणामों पर भी पड़ा? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। गठबंधन रहता या नहीं रहता, या रहेगा या नहीं रहेगा, ये गठबंधन नहीं रहेगा, क्योंकि ये चलने वाले गठबंधन नहीं है। आप ये देखिए, अगर आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं हारती, जिसको एक तरीके से जैसे महाभारत में आपने देखा था जब पिता में भीष्म का वध किया गया था, तो शिखंडी का इस्तेमाल हुआ था। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को हराने में बहुत बड़ा रोल कांग्रेस का है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जब चीजें आगे आएंगी, पर्चे खुलेंगी, तब हमें पता चलेगा कांग्रेस के लोगों ने कितना वोट दिया। चलिए संदीप जी, बिल्कुल आपके एनालिसिस के बाद ही तस्वीर अब साफ हो पाएगी। लेकिन एक, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, हेमंत जी एक कमेंट जरूर चाहेंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? कौन सा वो चेहरा हो सकता है? क्या कयास लगाए जा सकते हैं या फिर ये सरप्राइज होगा? केवल कयास लगाया जा सकता है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जमाने में ये केवल कयास हम चैनल पर बैठ के लगा सकते हैं, लेकिन चौंकाने वाला नाम हर तरह, जैसे राजस्थान में रहा, मध्य प्रदेश में रहा, हरियाणा में रहा, उसी तरह कुछ चौंकाने वाला नाम सामने आएगा और सारे समीकरणों को साधने का काम बीजेपी लीडरशिप करेगी। जी मिथिलेश जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि राजस्थान मध्य प्रदेश जैसा ही कुछ हो सकता है, या फिर जिसको बड़ी जीत का श्रेय जाएगा, वो बड़ा चेहरा जिसके नाम की चर्चा है आज, वो सीएम बन सकता है? देखिए, जिसके नाम की चर्चा है प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह जी के बेटे हैं, और एक जाट लीडरशिप डेवलप करने की दरकार है, क्योंकि हरियाणा में वो नायब सैनी को बना चुके हैं सीएम, और कहीं न कहीं केंद्र में भी कैबिनेट मिनिस्टर जाट नहीं है। तो कहीं न कहीं जो प्रवेश वर्मा और उनके दोनों बेटियां, और जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं कि मैंने एकादशी का व्रत किया है, और वो पूरी तरह सनातनी, और जिस अंदाज में वो अमित शाह से मिलके आए हैं, और उन्होंने मेहनत भी बहुत की है, और सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल को पटकनी दी है। रमेश विदुड़ी भले आतिशी को नहीं हरा पाए, अगर रमेश विदुड़ी जीत जाते तो निश्चित रूप से एक गुजर नेता की भी दरकार है बीजेपी को, जो सचिन पायलट को बैलेंस कर सके। तो मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा आगे है, लेकिन सिख कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी से भी कोई चौंकाने वाले नाम आ सकता है, लेकिन फिलहाल प्रवेश वर्मा सबसे आगे नजर आ रहे हैं। वैसे जो रेस में सबसे आगे होता है, या रेस में इसका नाम होता है, बीजेपी में देखा है उसका कहीं बिल्कुल, लेकिन दिल्ली मौका ही नहीं मिलता, और इसलिए लोग जो बड़े चेहरे वो डरते भी कि कम से कम रेस में नाम ही ना हो, शायद तब मौका मिल जाए। लेकिन देखना होगा कि दिल्ली की तस्वीर या दिल्ली की जो जिम्मेदारी है वो किसके कंधों पे रखी जाती, कौन सीएम होगा, इंतजार उस नाम को लेकर भी। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली के विकास को लेकर नया अध्याय अब शुरू होगा, क्योंकि कमान अब बीजेपी के हाथ में है। डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है। देश
को जो चलाते यानी केंद्र सरकार वो भी दिल्ली में है और दिल्ली की सरकार भी बीजेपी के ही हाथ में। और ऐसे में अब उम्मीद बहुत ज्यादा दिल्ली वासियों को है और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया तो उसके बाद उम्मीदों को और पंख लग चुके हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तो नया अध्याय बिल्कुल शुरू होगा, विकास होगा, दिल्ली की तस्वीर और तकदीर भी बदलेगी। लेकिन अब इंतजार सभी को यह जरूर है कि आखिर दिल्ली का ताज किसके सर पर रखा जाता है, यानी कौन होगा मुख्यमंत्री। क्या वाकई में जो नाम चर्चा में है वो, या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे कोई अलग ही नाम सामने आएगा, आम कार्यकर्ता सामने आएगा जिसे ये जिम्मेदारी दी जाती है। फिलहाल के लिए दीजिए।